हमारे बहुत ही प्रिय श्रोताओं का एक मर्तबा फिर अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो यूर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ के अंदर में स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जो 3 नए फौजदारी कानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं इनको लेकर के कुछ बातें रखी थी और पिछले 2 एपिसोड हमने भारतीय न्याय संहिता के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड करवाए थे। भारतीय न्याय संहिता जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑफेंसेस को डिफ़ाइन करता है। मर्डर का ऑफेंस कह लीजिए, चोरी का ऑफेंस, डेकॉयटी, जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी के तहत पहले आया करते थे, अब उसके अंदर में कुछ और ऑफेंसेस ऐड करके नए सिरे से इन ऑफेंसेस को डिफ़ाइन किया गया है। नए सिरे से डिफ़ाइन करने में ऐसा नहीं हुआ कि आईपीसी को बिल्कुल ही गोबाई कर दिया गया। आईपीसी को रिटेन किया गया है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। कहीं ये भी देखने में आया है कि पुराने आईपीसी के 511 सेक्शंस के हुआ करते थे और अब हमारा जो नया बीएनएस है, आई बिलीव समथिंग लाइक 372 सेक्शंस और सो। आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। लेकिन 511 से रिड्यूस होकर के सेक्शंस की जो संख्या है वो 350 के लगभग हो गई है, कुछ कम ज़्यादा। अब ये सेक्शंस कम कैसे हो गए? कुछ तो ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। पिछली मरतबा मैंने आपको ये बताया था कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वाला जो ऑफेंस हुआ था उसको डिलीट कर दिया गया है। कहीं ये भी कहा जाता है कि सेडिशन का 124A वाला जो कायदा था उसको हटा दिया गया, लेकिन 124A को हटा ज़रूर दिया गया है, लेकिन 124A को हटाकर जो नया सेक्शन लाया गया है सेक्शन 152, ये भी लगभग वैसा ही है, बल्कि पहले सेक्शन से कुछ ज़्यादा ही लीथल मालूम पड़ता है सेक्शन 152। आज मौका नहीं है कि एक मरतबा फिर बीएनएस में चला जाऊं, कोई और रिकॉर्ड कराएंगे वीडियो, तब बतलाएंगे, शायद मौका रहे न रहे कि भाई पहले का सेडिशन 124A और अब का एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जो सेक्शन है सेक्शन 152, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क हो गया है? मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है। कंटेंट्स के एतबार से अगर देखेंगे तो तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन पहले जो चीज़ संक्षिप्त में लिखी गई थी अब उस चीज़ को किसी दर्जे फैला करके लिख दिया गया है और मालूम ये पड़ता है कि सेडिशियस एक्ट क्या होगा उसको कहीं और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से बयान किया गया है, उसका विवरण दिया गया है। तो हमारे जो कायदे के जानकार हैं, ख़ास करके हमारी वकील बिरादरी से संबंधित हमारे जो वकील भाई और बहनें हैं, वो थोड़ा सा देख लें। Everything, as I have been saying all the time, cannot come on the platter. My brother and sister advocates will have to do some research on their own. So this is something like a food for thought for you. And let me now come to the other criminal act which has come into being with effect from 1st of July 2024. पहले हुआ करता था CRPC 1973, भारतीय प्रोसीजर कोड जो है हमारा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, और ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता की जगह पर अब जो है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस तरह का नाम जो है मिलता है। और मुझे याद पड़ता है कि गृह मंत्री ने जब इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था तब ये बात कही थी कि हम ये चाहते हैं कि BNSS के ज़रिए से भारत के नागरिकों का संरक्षण हो, और इसीलिए यह नाम भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता या सुरक्षा संहिता, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC 1973 और अब BNSS, क्या तब्दीलियां हुई है? तो कुछ एक बातों को नोट करते चलेंगे। देखिए, FIR को लेकर के जो नया प्रोविज़न आया हुआ है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अभी बहुत सारे सोर्सेस से आप तक ये बात पहुंची गई होगी कि ज़ीरो FIR किसे कहते हैं। पहले भी ये चीज़ होती थी, नहीं ऐसा नहीं,
लेकिन पहले थोड़ा सा अपवाद होता था। अगर कोई पुलिस वाला कंसिडरेट है कि ऑफेंस हुआ है किसी और पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, लेकिन विक्टिम जो है वहाँ न जाते हुए अपने घर से करीब वाला जो पुलिस स्टेशन है वहाँ ऑफेंस दर्ज कराने के लिए आ गया या किसी और पुलिस स्टेशन में पहुँच गया, तो कभी कभी उससे ये कहा जाता था कि जो ऑफेंस की शिकायत आप दर्ज करने के लिए आए हैं वो हमारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है वो जगह, लिहाजा आपको जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जिसके अधिकार क्षेत्र में ये ऑफेंस हुआ है। और फिर उस बेचारे को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब पुराने 154 की जगह हमारे नए सेक्शन 173 ने ले ली है। 173 इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और इसके बारे में ये बता दिया गया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इफ अ पर्सन गोज टू एनी पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर्स और मेक्स अ कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस कमिटेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, पुलिस वालों की जवाबदारी बन जाती है कि वो ऑफेंस को रजिस्टर कराएं अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल स्वरूप का है, दखलपात्र किस्म का है। तो ये एक अच्छी प्रोविज़न है। हालांकि ये चीज़ इससे पहले भी होती थी। 0 FIR के सिलसिले में जो हमारे फौजदारी कोर्ट्स के अंदर में प्रैक्टिस करने वाले उकला हैं वो जानते हैं कि 0 FIR पहले भी रजिस्टर होती थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा दिस वाज नॉट अ रेगुलर फीचर एज सच। कहीं कहीं पुलिस ऑफिसर कंसिडरेट हुआ करते थे और वो ये जानते हुए भी कि ऑफेंस उनके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है, वो ऑफेंस रजिस्टर कर लेते थे 0 नंबर पर, और फिर यही FIR उस पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती थी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऑफेंस हुआ है। तो अब तो बाकायदा ये अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर कोई नागरिक आपके पुलिस स्टेशन में आता है और किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट करता है, आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस मामले में दर्ज करनी ही करनी है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो अब मेरे लिए ये कोई अनिवार्य नहीं हुआ कि मैं उसी पुलिस स्टेशन में जाऊँ जिसके अधिकार क्षेत्र में ऑफेंस हुआ है, मैं किसी और पुलिस स्टेशन में जा कर के भी इस ऑफेंस को दर्ज करा सकता हूँ। तो ये एक अच्छी तब्दीली हुई है। सेक्शन 154 पुराना CRPC का और उसका नया अवतार सेक्शन 173 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो 173 के अंदर में एक सबसेक्शन जो मालूम होता है पहले 154 के तहत नहीं था और जो आया है, पहले 154 में जहाँ तक मुझे रिकलेक्ट होता है 3 ही सबसेक्शन हुआ करते थे। अब हमें 154 के नए अवतार 173 में कुल मिलाकर के 4 सबसेक्शंस मिल रहे हैं, और इन 4 सबसेक्शंस में पहला सबसेक्शन, दूसरा सबसेक्शन और चौथा सबसेक्शन मानो वैसा ही है जैसा 154 के 3 सबसेक्शन हुआ करते थे। 173 BNSS के अंदर में एक नया सबसेक्शन 3 लाया गया है, और ये नया सबसेक्शन 3 जो है इसको लेकर के भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में बहुत प्रश्न उठाए जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोविज़न है जिसके अंदर में ये बात लिखी गई है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, एक ऑफेंस हुआ है जिस कॉग्निजेबल स्वरूप का है ऑफ कोर्स, और उसमें पनिशमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम की है, ऐसे ऑफेंस के सिलसिले में मालूम ये पड़ता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इस बात का डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो ये तय करे कि आया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने पर प्राइमा फेशी केस बनता है या नहीं बनता है, मामले में आगे प्रोसीड करने के लिए वो ये बात तय करे। तो कहीं मामला जो है वो पुलिस वालों पर छोड़ दिया गया है कि आपके यहाँ पर किसी नागरिक ने आकर के एक ऑफेंस दर्ज कराया, कॉग्निजेबल स्वरूप का ऑफेंस, दखलपात्र गुनाह,
जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ऊपर और 7 साल के अंदर है, और पुलिस वाले ये तय करेंगे कि whether there exists a prima facie case in order to proceed with the investigation forthwith, or whether matter needs to be inquired preliminarily in order to determine whether there is material to conduct, there is material to go for investigation. Provision इस प्रकार का है, may proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days. तो अब ये पुलिस वाला तय करेगा कि जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट के माध्यम से प्राइमा फेशी केस बनता है या नहीं बनता है। अगर प्रथम दर्शनी गुनाह हुआ है ये दिखाई पड़ता है तब तो ही विल प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर कहीं उसका ध्यान ये बनता है कि नहीं, प्राइमा फेशी केस नहीं है, प्राइमा फेशी तौर पर ऑफेंस नहीं बनता नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या, तो पता ये चलता है कि विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case or not. मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्रोविज़न है जिसको लेकर के कुछ न कुछ ले दे आने वाले वक्तों में होने जा रही है। मामला अगर समझ लीजिए पुलिस के हाथों में दे दिया गया तो नागरिकों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ संकोच तो होता ही है। कौन सी केस है जिसमें प्राइमा फेशी केस इज़ मेड आउट, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस की जिसके चलते प्राइमा फेशी केस बनता है या नहीं बनता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये प्राइमा फेशी शब्द जो है मैं बार बार उपयोग में ला रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इस बारे में अवगत करता चलूँ। हमारे वकील भाई बहन तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं प्राइमा फेशी को, आम नागरिकों के लिए ये कहना ज़रूरी मालूम पड़ता है। प्राइमा फेशी से हम ये समझते हैं प्रथम दृष्टिया या सकृत दर्शनी कह लें मराठी के हमारे जो जानकार हैं वो, कि भाई रिपोर्ट तो दे दिया गया, एक ऑफेंस हुआ है, पनिशमेंट 3 बरस से ऊपर की है, 7 बरसों से कम की है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या इस बात को दर्शाता है कि वो ऑफेंस हुआ भी है या नहीं जिसके बारे में रिपोर्ट दी गई है। ये कौन ठहराएगा? 173 सबसेक्शन 3 के तहत पुलिस वालों को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये ठहराएं कि रिपोर्ट के चलते प्राइमा फेशी केस बनती है या नहीं बनती है। अगर प्राइमा फेशी केस बनती है तब तो तफ्तीश शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पुलिस वाले को ये दिखाई पड़ता है कि भैया इसमें प्राइमा फेशी केस बनती नज़र नहीं आ रही है, प्रथम दृष्टिया या यूँ कह लीजिए कि सकृत दर्शनी ये बात कहीं संदिग्ध है कि इस प्रकार का कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं, या आरोपी ने इस प्रकार का कोई ऑफेंस किया भी है या नहीं, ऐसी सूरत में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कही गई है। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले बाकायदा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का परमिशन लिया जाएगा। और ये परमिशन की बात क्यों कही गई है? शायद इसलिए भी कि एक पुलिस ऑफिसर जो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उससे बड़े दर्जे का होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो भी देखे इस रिपोर्ट के चलते क्या प्राइमा फेशी केस है या नहीं है। और अगर उसे भी ये लगता है कि प्राइमा फेशी केस नहीं बनता है बल्कि मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की परमिशन दे और पुलिस स्टेशन का कोई अधिकारी इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। ये एक ऐसी प्रोविज़न है जो पहले नहीं हुआ करती थी और पहली मर्तबा सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 के तहत आई है। शायद कहीं इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि कुछ एक ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं। हमें याद पड़ता है 498A के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये निर्देश दिया था कि पत्नी की कंप्लेंट पर 498A का केस दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। शायद उसी को पकड़ करके ये प्रोविज़न 173 सबसेक्शन 3 का आया है। अब इसके बारे में लोगों की राय एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, आने वाला वक्त ही इस पिक्चर को क्लियर करेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आइंदा एपिसोड में इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम
इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।